हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेके उपस्थित हूँ। आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मनी यानी मुद्रा के बारे में। इफ़ वी टॉक अबाउट मनी, व्हाट फर्स्ट थिंग कम इनटू योर माइंड दैट इट इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी एक विनिमय का साधन है या जिसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, या फिर ये वही है जिसके द्वारा हमारी सारी ज़रूरतें पूरी की जाती है। पर क्या मनी की डिफिनेशन इतनी ही है? नहीं। इकोनॉमिक्स में मनी का इतिहास बहुत पुराना है। आज से लगभग 1 लाख वर्ष पहले बार्टर सिस्टम आया था। जब लोगों का दायरा कम होता था, उनकी ज़रूरतें कम होती थी, तो वो अपनी आवश्यक चीज़ों को एक दूसरे से बदल के अपनी ज़रूरतों को पूरी कर लेते थे। लेकिन समय के साथ साथ, सभ्यता के विकास के साथ साथ इस बार्टर सिस्टम में बहुत सारी कमियां आई। जैसे लोगों को अपने पास उपस्थित चीज़ को लेने वाला और साथ ही उन्हें जो चीज़ चाहिए उसे बदलने वाला, और वो चीज़ उस सामने वाले व्यक्ति के पास हो, ऐसा व्यक्ति ढूंढना भी बड़ा मुश्किल होता था। और यदि वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति ढूंढ भी ले तो कोई भी परमानेंट मेजर की वैल्यू नहीं होती थी। अब जैसे यदि किसी के पास काऊ है लेकिन उसे बनानास की ज़रूरत है, तो उन्हें सबसे पहले किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जिसके पास बनानास हो और बदले में काऊ चाहता हो। और यदि वो ऐसा व्यक्ति ढूंढ भी ले तो मेज़रमेंट की प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि कितनी बनानास की यूनिट के बदले काऊ के किस हिस्से को एक्सचेंज किया जा सकता है। तो फिर ऐसे में अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन बार्टर सिस्टम की इन सभी कमियों को दूर करने के लिए 17वीं और 18वीं सदी में कमोडिटी मनी आई। कमोडिटी मनी ने बार्टर सिस्टम में जितनी भी कमियां थी उन्हें दूर कर दिया। ये कमोडिटी मनी काफ़ी हजारों साल तक यूज़ की गई। इनमें सबसे ज़्यादा चांदी व सोने के सिक्के का यूज़ किया गया, और उसके साथ ही कुछ प्रीशियस मेटल, पेपरकॉर्न, अल्कोहल, बार्ले और सॉल्ट आदि जिन भी चीज़ों की उस समय वैल्यू हुआ करती थी, उन्हें एज अ पेमेंट के वैल्यू मेथड के रूप में यूज़ किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी बढ़ी, उन्हें भी स्टोर करने, एक्सचेंज करने और ट्रांसफ़र करने में दिक्कतें आने लगी, जिसके बाद इनकी कमोडिटी मनी की जगह रिप्रेजेंटेटिव मनी का यूज़ होने लगा। रिप्रेजेंटेटिव मनी की कोई भी अपनी वैल्यू नहीं होती थी। ये जिस भी मनी की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते थे, ये उस कमोडिटी के भी नहीं बने होते थे। इनमें मेनली गोल्ड और सिल्वर सर्टिफिकेट्स आते थे, कुछ टोकन्स भी आते थे। लेकिन बाद में ये भी कम हो गए और इनकी जगह फ़ाइट मनी ने ले ली। फ़ाइट मनी गवर्नमेंट इशूड करेंसी होती है। ये कोई फिजिकल कमोडिटी नहीं होती, गोल्ड या सिल्वर की तरह जिसे छुआ जा सके, रखा जा सके। लेकिन ये गवर्नमेंट इशूड करेंसी होती है जिसकी वैल्यू इन्हीं की डिमांड और सप्लाई पर मार्केट में निर्धारित होती है। ज़्यादातर मॉडर्न पेपर करेंसी फ़ाइट मनी के अंतर्गत ही आते हैं, जैसे कि रुपी, डॉलर, यूरो। ये सब फ़ाइट मनी है जो कि गवर्नमेंट इशू करती है और जिनकी वैल्यू मार्केट की इन्हीं की डिमांड और सप्लाई के आधार पर निर्धारित होती है। फाइट मनी के द्वारा ही सेंट्रल बैंक किसी भी देश की इकोनॉमी पर कंट्रोल रखता है, क्योंकि ये केंद्रीय बैंक ही निर्धारित करता है कि कितने नोट प्रिंट किए जाने हैं, कितनी सप्लाई की जानी है। इन्हीं के द्वारा सेंट्रल बैंक किसी भी देश की इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। चूँकि फाइट मनी को कोई भी रिजर्व नहीं कर सकता, जैसे गोल्ड या सिल्वर को रखा जा सकता है, तो ये इसका रिस्क होता है इन्फ्लेशन में इनकी वैल्यू को कम होने का, और हाइपर इन्फ्लेशन में इनकी वैल्यू एकदम ख़त्म हो जाती है। यदि किसी देश के लोग अपने नेशन की करेंसी को में फेथ खोने लगते हैं या विश्वास कम होने लगता है, तो उसका उपयोग वो कम करेंगे, जिससे करेंसी की वैल्यू गिरती जाएगी, सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड कम होगी और करेंसी की वैल्यू घट जाएगी। इसके विपरीत यदि किसी करेंसी में लोगों का विश्वास बढ़ जाता है तो वो उसकी डिमांड ज़्यादा करेंगे, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम होगी और करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। इस तरह से एक डॉलर की वैल्यू लगभग 73 रुपये के आसपास होती है, क्योंकि डॉलर एक इंटरनेशनल मनी है। ग्लोबली सारे ट्रेड इसी डॉलर में किए जाते हैं। करेंसी को अगर बात करें चेंज करने की, तो करेंसी चेंज करने की अथॉरिटी किसी भी देश के सेंट्रल बैंक के पास होती है। यदि आपके पास यूरो है और आप बदले में डॉलर चाहते हैं या कोई दूसरी करेंसी चाहते हैं, तो ये अथॉरिटी रिजर्व बैंक के पास होती है कि वो उसे चेंज करे। इसलिए डॉलर को स्पेशल कंसिडरेशन भी मिला हुआ है। ये एक लीगल टेंडर भी है। लीगल टेंडर का मतलब होता है कि जितने भी लोन का रिटर्न होता है, डेब्ट का रीपेमेंट होता है, वो आप
डॉलर ही करेंसी में ही करेंगे। इसके बाद पेपर मनी आती है। पेपर मनी चाइना में 12th सेंचुरी में इन्वेंट की गई। जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रू करने लगी, ज़्यादा कॉइन प्रिंट किए जाने लगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्हें यूज़ करने लगे। कॉइन्स का जो भी भार होता था वो ज़्यादा हो जाता था, जिसकी वजह से इन्हें स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना आदि बहुत मुश्किल होता था। तो इसकी जगह पर सबसे पहले प्रॉमिसरी नोट आए। एक प्रॉमिसरी नोट एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें रिटन प्रॉमिस होता है एक पार्टी के द्वारा दूसरी पार्टी को पेमेंट करने का, एक डिफिनिट सम ऑफ मनी, या तो डिमांड पे या किसी भी निश्चित डेट पर। और इसके बाद 12th सेंचुरी आते आते पेपर करेंसी को इशू करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। और अब धीरे धीरे इस पेपर करेंसी ने डिजिटल मनी का रूप ले लिया है। इसमें मेनली बिटकॉइन आते हैं। बिटकॉइन सबसे पॉपुलर डिजिटल करेंसी है जो कि 2009 में इंट्रोड्यूस की गई। एक ऐसी करेंसी है जो कि फुली डिजिटल है, इलेक्ट्रॉनिक है और रियल फॉर्म में नहीं होती। इसे सेंट्रल बैंक सपोर्ट नहीं करता है, जिससे इनमें लगभग मेनली जो आते हैं वो क्रिप्टो करेंसी आती है जो कि कंप्यूटर से ट्रांसफ़र की जाती है। ज़्यादातर डिजिटल मनी जो कि वर्ल्ड में यूज़ की जाती है वो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में ही यूज़ की जाती है। अगर बात करें मनी के फंक्शन के बारे में तो मनी मेनली 3 वर्क करती है: एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट, एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। अगर बात करें मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तो जब भी हम किसी वस्तु या सेवा यानी गुड्स और सर्विसेज का पेमेंट करते हैं, उसके भुगतान के रूप में मनी को यूज़ करते हैं, तो मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज़ की जाती है। उसके बाद अगर बात करें सेकेंड पॉइंट की, यूनिट ऑफ अकाउंट की, तो यदि किसी भी वस्तु या सेवा की मार्केट वैल्यू की मेज़रमेंट की बात करें तो वो मनी ही है, जिसकी वजह से किसी भी वस्तु या सेवा की मार्केट वैल्यू को मेज़र कर सकते हैं। तो एज अ मेज़रमेंट जब ये यूज़ की जाती है तो इसका काम यूनिट ऑफ अकाउंट में आता है। और उसके बाद अगर बात करें स्टोर ऑफ वैल्यू की तो ये रखी जा सकती है किसी भी वस्तु या सेवा की भुगतान के लिए बाद में। अगर बात करें मनी के टाइप्स की तो मनी को मेनली 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ फिएट मनी, सेकंड इज़ फिड्यूसरी मनी, थर्ड इज़ फुल बॉडीड मनी एंड फोर्थ वन इज़ क्रेडिट मनी। अगर बात करें फिएट मनी की तो ये मनी जो होती है वो गवर्नमेंट के द्वारा इशू की जाती है या फिर गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटी इसको इशू करती है, जिसे एक्सेप्ट करने के लिए लोग बाउंड होते हैं। जैसे यदि आप किसी शॉप पर जाकर किसी चीज़ को ख़रीदते हैं और उस परचेस के बदले अगर आप मनी पे करते हैं तो वो शॉपकीपर मनी को एक्सेप्ट करने के लिए बाउंड होगा, वो मनी को एक्सेप्ट करने से इनकार नहीं कर सकता है। सेकेंड वन इज़ फिड्यूसरी मनी। अगर बात करें फिड्यूसरी मनी की तो ये एक ऑप्शनल मनी होती है जो कि 2 लोगों के बीच ट्रस्ट पे आधारित होती है। मतलब कि पेयर और पेई, इन दोनों के बीच में ट्रस्ट होता है जिसमें ये मनी एक्सचेंज होती है। वो चाहे तो ये मनी देने से मना भी कर सकते हैं। इनमें मेनली चेक आता है। अगर आप किसी को चेक देते हैं तो सामने वाला मना भी कर सकता है कि वो चेक में नहीं बल्कि पेमेंट को कैश में लेना चाहता है। तो ऐसी मनी जिन्हें पेयर जो है मना कर सकता है, पेयर या पेई दोनों में से कोई, वो फिड्यूसरी मनी में आते हैं। थर्ड वन इज़ फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी का मतलब होता है ऐसी मनी जिसकी कमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू दोनों सेम होती है। मतलब कि जिस भी कमोडिटी के बने होते हैं इनकी वैल्यू और इन पर छपी हुई मनी की वैल्यू दोनों बराबर होती है। अगर एग्ज़ाम्पल लें तो एग्ज़ाम्पल में ब्रिटिश पीरियड में एक कॉइन इशू किया गया था जिसकी मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू दोनों बराबर थी। यानी कि ये ऐसे सिल्वर कॉइन थे जिन्हें बनाने में उतना ही पैसा लगा था जितने के ये बाज़ार में ख़रीदे और बेचे जाते थे, जिनकी वैल्यू उतनी ही थी। एंड द लास्ट वन इज़ क्रेडिट मनी। अगर बात करें क्रेडिट मनी की तो ये ऐसी मनी होती है जिनकी मनी वैल्यू अधिक होती है कमोडिटी वैल्यू से। और इनका एग्जाम्पल हमारे द्वारा यूज़ की गई सारी करेंसी, जैसे कि अगर हम बात करें 500 के नोट की तो अगर उसकी कमोडिटी वैल्यू देखें तो एक पेपर का कॉस्ट कितना होगा, कुछ भी नहीं, जबकि उस पर छपे उसकी जो मनी वैल्यू है वो 500 के बराबर है। तो इस तरह से जब
ऐसी मनी जिनकी कमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू दोनों में डिफरेंस हो, वो क्रेडिट मनी के अंतर्गत आते हैं। जबकि फुल बॉडीड मनी में ऐसी मनी आती है जिसमें जिनकी कमोडिटी में वैल्यू और मनी वैल्यू दोनों इक्वल होते हैं। ओके, आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो बने रहिए मेरे इसी चैनल पर और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।